स्टोरी में दिखाया जाता है कुछ लोग जो रात के अंधेरे में आग की मिसाल हाथों में लिए जंगल के अंदर एक औरत को जिंदा जलाते हैं। वो ये दावा करते हैं कि ये औरत एक शैतान है और वो उसे जिंदा जलाकर पेड़ से लटका देते हैं और उसकी रूह एक गुड़िया में कैद कर देते हैं। और इसी कहानी में हमें दिखाया जाता है एक और आदमी जिसका नाम था फैन, और वो एक राइटर होता है। वन डे उसे उसका फ्रेंड कॉल करता है जिसका नाम था चेरी। वो कहता है मेरे पास एक नया असाइनमेंट है, मैं लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम वहां पर जाओ और एक काऊ पर स्टोरी बनाओ। फैन कुछ मनी में डील डन कर देता है और वो लोकेशन पर जाता है जो चर्च के पास ही थी। वो काऊ को देखता रहता है और अचानक उसे वहां एक पेड़ नजर आता है जिस पर ना तो कोई डाली ना कोई पत्ता था। फैन उसके पास जाता है और वहां अचानक उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। वो मिट्टी को इधर उधर करने लगता है और वहां उसे एक गुड़िया मिलती है जो जंजीरों से जकड़ी हुई थी। फैन उस गुड़िया को उठाकर तोड़ देता है और वो वहां से होटल चला जाता है। काफी देर होटल में रहने के बाद वो अपने घर की तरफ रवाना होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और फैन अपनी गाड़ी से कंट्रोल हटा देता है जिसकी वजह से गाड़ी जाकर जंगल में रुक जाती है। फैन कार से बाहर आता है और देखता है कि वो जो लड़की जंगल के अंदर जा रही है। फैन उसका पीछा करने लगता है। वो लड़की उसी पेड़ के पास आकर रुकती है जो फैन ने देखा था और वो लड़की उस पेड़ से बातें करने लगती है। फैन उस लड़की के करीब जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है और वो लड़की अचानक बेहोश हो जाती है। फैन उसे उठाकर चर्च ले आता है जहाँ चर्च का फादर उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये मेरी भतीजी एलिस है। और फिर वो डॉक्टर गेट्स को बुलाते हैं और वो उसे चेक करती है और कहती है कि अब ये नॉर्मल है। उसके बाद डॉक्टर फैन को बताती है कि एलिस बचपन से नहीं बोल सकती और फादर उसका अंकल है। एलिस के पेरेंट्स के मरने के बाद वो अपने अंकल के साथ ही रहती है, मगर फैन हैरान था क्योंकि उसने एलिस को बोलते हुए देखा था मगर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। उसके बाद फैन होटल जाता है और अगली रोज फैन को चेरी कॉल करता है। फैन उसे कहता है कि मैंने वो स्टोरी नहीं बनाई क्योंकि कल रात मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और आज मैं गैरेज में हूँ, अपनी गाड़ी बनवा रहा हूँ। मैंने वो स्टोरी तो नहीं बनाई जो तुमने कही थी, पर मेरे पास एक और स्टोरी है, एक गूंगी बहरी लड़की की, मैं उस पर स्टोरी बनाऊंगा। चेरी मान जाता है और फैन फिर से चर्च आता है और देखता है चर्च के अंदर बहुत ही ज्यादा लोग थे और वहाँ एलिस भी थी। अचानक एलिस उठती है और उसी पेड़ के पास जाती है और सब लोग उसके पीछे पीछे उसी पेड़ के पास जाते हैं। एलिस उस पेड़ के पास आकर रुक जाती है और बोलने लगती है और कहती है एक लेडी जिसके पास हमारे लिए एक जरूरी पैगाम है और वो चाहती है कि हम सब कल यहाँ फिर से आए और उसका नाम है मैरी। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उन सबको ये सब एक ख्वाब की तरह लगता है। उन्हें लगता है कि कोई फरिश्ता आ गया है मैरी के रूप में। फैन वहाँ से होटल चला जाता है और जहाँ वो पहले काम करता था वहाँ की लेडी को कॉल करता है जिसका नाम था मोनिका। वो उसे बोलता है मेरे पास एक स्टोरी है। मोनिका उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कॉल करने की, तुमने झूठ बोला, फर्जी कहानियां बनाते हुए पकड़े गए और आइंदा तुम यहाँ पर कॉल मत करना, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वो कॉल कट कर देती है। अगली रोज बहुत सारे लोग चर्च आते हैं जहाँ फैन भी था और वो एलिस का इंतजार करने लगते हैं। एलिस वहाँ आती है और सीधा उसी पेड़ के पास जाती है और वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। एक बच्चा जो पैरालाइज था। एलिस उसे बोलती है तुम मेरी पर यकीन रखते हो, अगर तुम मेरी पर यकीन रखते हो तो तुम ठीक हो जाओगे। और उसका हाथ पकड़कर उसकी मदद करती है और कहती है कि चलो मेरी ने तुम्हें हुक्म दिया है। और वो लड़का अचानक आराम आराम से चलने लगता है और सब ये लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। और ये जब बात हर जगह फैल जाती है, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, सबको ये बात पता चल जाती है और मीडिया वाले उसे सवाल करते हैं कि आखिरकार मैरी ने तुम्हें ही क्यों चुना और वो कैसी दिखती है। एलिस बोलती है मैरी ने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं और वो चमकती है। वहाँ मौजूद फैन भी उसे सवाल करता है कि मैरी क्या चाहती है। वो कहती है मैरी चाहती है कि हम सब उस पर यकीन करें, वो हमारा यकीन चाहती है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद फैन चर्च आता है और उसे वहाँ पर दो लोग मिलते हैं, एक का नाम फादर विल्सेट और दूसरा फादर जैन। फैन उन दोनों से कहता है कि एलिस से मिलने की अथॉरिटी सिर्फ मुझे दीजिए, अगर ये सारे जादू झूठे निकले तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। वो उसे एलिस से मिलने की अथॉरिटी दे देते हैं। एलिस का अंकल उस पेड़ की तरफ जाता है जहाँ अब लोगों ने टेम्पल बना दिया था और वो वहीं पर टूटी हुई गुड़िया देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक शैतानी रूह है। और वहाँ फैन एलिस का इंटरव्यू लेता है
और वो बोलती है मेरी ने मुझे इसीलिए चुना क्योंकि वे बेजबानों को जबान देती है, और उसलिए मुझे चुना क्योंकि मैं तो बचपन ही से बोल नहीं सकती थी। मैंने खुद को मेरी को दे दिया और उसने मुझे कबूल कर लिया। पहले लोग तो मेरी तरफ देखते तक नहीं थे, मगर अब मैं जहाँ भी जाती हूँ सब लोग मुझसे बात करते हैं, मेरी बात सुनते हैं। और तभी वहाँ उसका अंकल आ जाता है और बोलता है मुझे फ्रेंड से अकेले में बात करनी है। एलिस वहाँ से चली जाती है। वो फ्रेंड से बोलता है तुम एलिस का फायदा उठाना चाहते हो। फ्रेंड उसे समझाता है कि एलिस के पास गॉड का गिफ्ट है, आप उसे ये काम करने दें, वो बिल्कुल सही कर रही है, वो लोगों की मदद कर रही है। मगर फादर फिर भी यकीन नहीं करता कि वाकई में वो गॉड की तरफ से गिफ्ट है। उसे यकीन था कि ये जरूर कोई बदरूह है। फैन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी एलिस उनसे बोलती है आप मेरी पर यकीन रखो, अगर आप मेरी पर यकीन रखते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। फादर कहता है कि हाँ मैं मेरी पर यकीन रखता हूँ, और वो उसके चेस्ट पर हाथ रखती है। वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन उसे फिर भी इस बात का यकीन नहीं होता कि वो कोई फरिश्ता है। एलिस जो अब एक सुपरस्टार बन गई थी, हर न्यूज में सिर्फ वो होती, लोग उसकी इबादत करने लगे। वन नाइट मोनिका फैन को कॉल करती है और बोलती है हम तुम्हें वापस काम पे रखना चाहते हैं, तुम कल ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वो बोलता है अब मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे एडिटर बनना है, क्योंकि अब मुझे हर जगह से कॉल्स आ रहे हैं, मेरी कहानी सुपर हिट है और एलिस से मिलने की अथॉरिटी भी सिर्फ ही मेरे पास है। वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉल करके बता दूंगी, और वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे एलिस का अंकल उसे एक दूसरी जगह शिफ्ट करता है जहां वो ना चाहते हुए भी जाती है। उसके बाद फादर को चर्च में एक बहुत पुरानी बुक मिलती है जिसे वो पढ़कर बहुत ज्यादा डर जाता है, और अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है मैंने तुम्हें ठीक किया, पर तुमने मुझ पर यकीन रखने के बजाय मुझ पर शक किया। शैतान ने मुझे मौजज़ा करने की ताकत दी है। और फिर वो अचानक से सामने आ जाती है जो कि एक चुड़ैल के रूप में थी। वो फादर को जान से मार देती है। फैन चर्च आता है और फादर को देखता है जो ऊपर पंखे से लटका हुआ था। वो पुलिस को कॉल करता है और वो आकर उसकी बॉडी ले जाते हैं और कहते हैं कि इसने खुदकुशी की है। ये बात एलिस को पता चलती है और वो बहुत रोने लगती है। फैन उसका इंटरव्यू करता है और वो कहता है कि तुम्हारा अंकल कहता था कि कोई मेरी नहीं है, ये सब आंखों का धोखा है। वो बोलती है आप उस पर यकीन रखें, और वो उस वक्त मुझसे बात कर रही है। वो कह रही है कि उस पर शक मत करें क्योंकि शक यकीन को खा जाता है। उसके बाद वो होटल आता है जहां वो काफी देर तक सोचता रहता है एलिस के बारे में। उसे सारी बात समझ में आ जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर गेट्स के पास आता है जो फैन की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो उसे कहता है कि क्या तुम जानती हो कि चर्च के रिकॉर्ड्स कहाँ रखे गए हैं। वो उसे चर्च के अंदर ले जाती है और फैन वहाँ पर वो रिकॉर्ड्स ढूंढने लगता है और उसे एक बुक मिलती है जिसमें लिखा था चुड़ैल और शैतान की दुल्हन के बारे में। मैरी एन लोश जो एक जादुई ताकत थी, वो बीमारों को ठीक कर सकती थी। उसका कहना था कि वो वर्जन मैरी को देख सकती है और उसे बात कर सकती है, और अगर सब उस पर यकीन रखे तो वो उसे ठीक कर सकती है। अगर कोई उसके खिलाफ गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आखिरकार सबने एक होकर मुकाबला किया। मैरी को पकड़ा गया और उसे बर्फ के अंदर रखा गया जहाँ उसने कबूल किया कि वो जो कर रही थी शैतान के कहने पर कर रही थी। और फिर लोगों ने उसे एक पेड़ से बांध दिया और जिंदा जला दिया और उसकी राख को और रूह को एक गुड़िया में कैद कर लिया गया। और एलिस जो कि चर्च के अंदर मौजूद थी और वो वहाँ सबसे बोलती है कि मैरी ने अभी मुझसे बात की और उसने मुझसे कहा कि हम उसके लिए प्रे करें। और वहाँ फैन आगे पढ़ता है कि मैरी के मरने के बाद सब लोग वापस पहले जैसे हो गए जैसे वो पहले थे। और उसके बाद वो कहता है कि शायद ये किताब फादर ने देख ली और इसलिए उसने उसे मार दिया। और तभी उन पर वो चुड़ैल हमला करती है और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर आते हैं। वो ये बात एलिस को बताने जाते हैं, लेकिन वो एलिस से मिल नहीं पाते क्योंकि वहाँ लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। अचानक मोनिका फैन को कॉल करती है और कहती है हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम काम करने के लिए वापस आ सकते हो। वो कहता है कि सॉरी वो स्टोरी गलत थी और मैं नहीं करूंगा काम, और वो कॉल कट कर देता है। और फिर वो गेट्स के साथ एक बड़े चर्च में जाता है और वहाँ के फादर को सारी सच्चाई बताता है मैरी की। और वो फादर कहता है कि मुझे ये सब पहले से पता है। और वहाँ फादर विलसेट भी होता है और वो कहता है कि अब हम वो प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते। फैन बोलता है कौन सा प्रोग्राम।
वो बोलता है मैरी ने एलिस से बात की है और वो चाहती है कि हम उसके लिए प्रे करें और इसीलिए हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें उसकी इबादत होगी। फेन कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सबको सच बता दूंगा और वो वहां से चला जाता है और डॉक्टर गेट्स को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ मुझे कुछ मिला है, जो उसे पढ़कर सुनाता है कि मरने से पहले मेरी प्रेग्नेंट थी और उसने एक लड़के को पैदा किया जिसका नाम था निकोलस बेजलिट और एलिस भी उसी के खानदान की है। मैरी ने डिसाइड किया था कि वो अपने खानदान के किसी भी एक इंसान के जिंदा रहने तक जिंदा रहेगी और तभी अचानक उन पर मैरी हमला करती है और फादर विल्सेट वहां आ जाता है और वो मंत्र पढ़ता रहता है और फेन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अचानक वो चुड़ैल फादर विल्सेट को मार देती है और फेन वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। डॉक्टर गेट्स के पास आता है और उसे सारी बात से आगाह करता है। वो दोनों मिलकर एलिस के पास जाने लगते हैं जहां वो बहुत लोगों के साथ मैरी के लिए प्रे करती है। फेन और डॉक्टर गेट्स वहां पहुंच जाते हैं और फेन जोर से कहता है कि ये सब झूठ है, कोई मैरी नहीं है, लेकिन कोई उनकी बात का गौर नहीं करता। डॉक्टर गेट्स एलिस को बोलती है मैरी वो नहीं है जो तुम्हें लगता है, वो तुम्हें धोखा दे रही है, उसने तुम्हारे अंकल को भी मार दिया। फेन बोलता है सारे मोजज़े झूठे हैं, ये सारी कहानी झूठी है। एलिस कहती है कि उसने मुझे ठीक किया। फेन कहता है कि ये सब एक धोखा है। लोगों में शोर मच जाता है कि आखिरकार सच क्या है और तभी एलिस बोलती है मैरी असली नहीं है, कोई मैरी नहीं है। सब लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और अचानक वहां पर आग लग जाती है। सारे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और तभी मैरी शैतानी रूप में आ जाती है और एलिस के सामने आती है और वो सब लोगों को मारने लगती है और वो जैसे ही फेन पर हमला करने जाती है एलिस उसके सामने आ जाती है और वो एलिस को जान से मार देती है। वो जैसे ही एलिस को मार देती है खुद भी राख बन जाती है क्योंकि वो एलिस की वजह से ही जिंदा थी, क्योंकि एलिस ही उसके खानदान की एक आखिरी इंसान थी जिसकी वजह से वो जिंदा थी। और फेन बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो दिल से प्रे करता है कि एलिस सही हो जाए और देखते ही देखते एलिस जिंदा हो जाती है, मगर वो बोल नहीं पाती। मैरी के मरने के बाद वो पहले की जैसी हो गई, गूंगी बहरी, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो पहले जैसी थी, वो शैतानी ताकतों से आजाद हो चुकी थी। और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।